जय हिंद दोस्तों। जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि सभी परीक्षाओं के लिए ये पॉलिटी यानी संविधान से रिलेटेड ये हमारी सीरीज चलेगी और इसमें आपको थ्योरी वाइज सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा संविधान की उद्देशिका से संबंधित जो है विशेषताएं रहेंगी। और इसमें जैसा कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी की बात करेंगे। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है और पूरी की पूरी संविधान की प्रस्तावना को आज जानेंगे और समझेंगे कि किस व्यक्ति ने इसको पेश किया और क्या क्या इसका आदर्श था। तो इसको देखते हैं कि सामान्यतः प्रत्येक अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है जो उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है, और उद्देशिका अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझने में सहायक होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वह संविधान निर्माताओं के विचारों को बताती है। संविधान की रचना के समय उसके रचयिताओं का क्या उद्देश्य था, वे किन उच्च आदर्शों को संविधान में स्थापित करना चाहते थे, आदि प्रश्नों का इसमें हमें जवाब देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया एवं यूएसए का संविधान है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वह किस व्यक्ति ने पेश किया है। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और इसको जो है स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। और इसका जो उद्देश्य प्रस्ताव है वह ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के संविधान से प्रेरित है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई, तो वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना का विचार यह यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान संशोधन किया गया उद्देशिका में, और अभी तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है पूरी संविधान की प्रस्तावना में। पहले पैराग्राफ में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, छठे पैराग्राफ में अखंडता और यानी ये निरर्थक शब्द भी जुड़ा हुआ है। तो 1976 में जो संशोधित उद्देशिका थी वह कुछ इस प्रकार है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो यह है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें कई प्रश्न निकल करके आए हैं। एक प्रश्न ये निकल करके आया है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें न्याय कितने हैं। तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं हैं और 2 प्रकार की समताएं हैं। तो अब चलते हैं यह संविधान की जो उद्देशिका है उससे संबंधित और प्रश्नों को जानेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या उद्देशिका संविधान का अंग है। तो इसके लिए 2 केस बहुत ही प्रचलित हैं। पहला केस है इन री बेरू बारी 1960 का केस है। इसमें हाईकोर्ट ने उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो किंतु यह संविधान का अंग नहीं है। किस केस में कहा गया है? इनरी बेरुबारी 1960 के केस में कहा गया। इसके ना रहने से इसके मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता है।
दूसरे पॉइंट में कहा गया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट होगी, अर्थात समझने में कोई दिक्कत होगी, वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायता करेगी। यानी कोई भी दिक्कत आएगी तो वहां पर कि अगर जब हम अंदर किसी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो वहां पर हम उद्देशिका का सहारा लेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड और भी पॉइंट हैं उनको देखते हैं और उन पॉइंटों को देखेंगे। लिखा हुआ है कि मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और जोड़ा गया और अखंडता। तो कुल 4 शब्द जोड़े गए जिसमें एक निरर्थक है, बाकी 3 जो है वो सार्थक हैं। चलिए आगे देखते हैं किस वाद में कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है। तो अभी पढ़ा हम लोगों ने इनरी बेरुवारी मामले में 1960 का ये केस है। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा गया? उद्देशिका को। किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो ये भी केस बहुत प्रचलित है और ये 1973 का केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। किस बात में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया? तो वह भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही दिया गया। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, इस प्रकार का घोषित किया गया है। यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। कौन? उद्देशिका। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के प्रकरण में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने अपने निर्णय को बदला और कहा उद्देशिका संविधान का एक अंग है। संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है, अर्थात अन्य भागों का है। उद्देशिका में संशोधन मूल ढांचे के अलावा किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के निर्वाचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। जस्टिस रामास्वामी ने निर्णय को खारिज करते हुए एसआर बॉम्बई बाद 1994 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पुनरावलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल है। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो किसमें कहा है? यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। तो यह भी कई बार पूछा गया कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया? तो BR अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को कहा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया गया है कि KM मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा दी है। किसने दी है? KM मुंशी जी ने। सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। उद्देशिका में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों का अर्थ इस तरीके से हम इनको जानेंगे। जैसे जो उद्देशिका में लिखे हुए शब्द हैं तो उनको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। तो इसका क्या आशय है? उद्देशिका का जो आरंभ है वह हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, यानी जो सर्वोपरि कौन है? वह भारत की जनता है। वहीं समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में निहित है तथा भारतीय संविधान उसकी इच्छा का परिणाम है। ये शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोग से लिया गया है, यानी उसी के समरूप है, उसी के बराबर है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका से लिया गया है, हम भारत के लोग। अगले वर्ड को देखेंगे। अगला वर्ड है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात इसका मतलब है सोवरेन। उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन राष्ट्र होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने जो निर्णय होंगे वह स्वयं लेगा। आंतरिक एवं बाह्य मामले में
किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। वह अपनी आंतरिक एवं बाह्य विदेश नीति निर्धारित करने के लिए तथा किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता एवं संधि करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। इसकी संप्रभुता जनता में निहित है। राष्ट्र कुल अर्थात कॉमनवेल्थ की सदस्यता भारत की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि वह पूर्णतः स्वैच्छिक सदस्य है। अब चलिए, इसमें कुछ पॉइंट छूटा था, उस पॉइंट को भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जो है जोड़ा गया है, और इस आधार में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वह उद्देशिका में निहित किसी आधारभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता है, जब तक कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा पलट नहीं दिया जाता है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। तो चलिए अब अगले वर्ड की ओर चलते हैं। अगला वर्ड हमारा दिया गया है समाजवादी। तो इसको समझेंगे। समाजवादी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। नियंत्रण न्यूनाधिक हो सकता है अर्थात कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है। साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है। भारत ने बीच का रास्ता अपनाया और उसने क्या निश्चय किया, उसने इसकी व्यवस्था को मिश्रित कर दिया, और यहीं से भारत की जो व्यवस्था है वो मिश्रित व्यवस्था है। संविधान के विभिन्न उपबंध जैसे आर्थिक न्याय भाग 4 में भी इसका वर्णन है, और अनुच्छेद 39 जो है 39B 39C के तहत समाजवादी दृष्टिकोण दर्शित होता है। इन अनुच्छेदों में यह भी प्रतिध्वनि होता है कि देश के भौतिक संसाधनों का यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होगा तथा धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं रहेगा। अब इसके कुछ सवालों को भी जान लेते हैं, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है कि उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस बाद में किया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में किया गया था। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में निहित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है? भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। इन शब्दों का डायरेक्ट अर्थ पूछा जाता है एग्जामों में। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो इसको जब देखेंगे तो संविधान की प्रस्तावना जो है वही संविधान की आत्मा है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है? तो मूल अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के चैप्टरों में की गई है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 तथा 39 घ के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है, अतः यह एक मूल अधिकार है। तो रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, इस प्रकार के प्रश्न आपको यूपीएसआई जो अभी एग्जाम आएगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये क्लास आपकी वनडे एग्जाम, पीसीएस, आरओ, एआरओ, अन्य एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अर्थात आप इस सीरीज को निरंतर देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहें। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष को जानेंगे, इसका अर्थ होता है सेकुलर। इसको भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसका अर्थ ये होता है कि किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं है, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म एक व्यक्तित्व विषय माना जाता है, अर्थात जो धर्म है वह सभी जो है अपने अपने धर्मों का पालन करेंगे और अपने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते उनको ध्यान इतना रखना है कि अपने धर्म का प्रसार और प्रसार या उसकी मान्यता को रखते हुए यह भी ध्यान रखना है कि किसी दूसरे के धर्म को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और पंथ निरपेक्ष की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक ही
जो आपका धर्म है, एक ही रिलीजन है, उसका कई जगह डिवाइडेशन होना। जैसे हम देखते हैं हिंदू धर्म जो है वो कई भागों में डिवाइड है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वो किसी अपने गुरु को मानते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मूर्तियों को नहीं मानते हैं, अर्थात वह आत्मा से ही भगवान को मानते हैं। तो चलिए अगले वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी। लोकतंत्र से मतलब है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। लोकतंत्र के लिए अब्राहम लिंकन का यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको याद रखना है कि लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित होता है। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली भी कहा जाता है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड लिखा हुआ है गणराज्य अर्थात रिपब्लिक। इसका क्या मतलब है, तो इसकी बात करेंगे। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। आपने एक मूवी देखी है सुपर 30, उसमें कहा गया है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, और वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। गणराज्य के जो सभी पॉइंट हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कि गणराज्य में जो नागरिक होते हैं वह सभी समान होते हैं, अतः वह किसी भी लोक पद हेतु निर्वाचित हो सकते हैं। किसी नागरिक को किसी भी लोक पद हेतु निर्वाचित होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इंग्लैंड में लोकतंत्र के साथ राजतंत्र अपनाया गया, ना कि गणतंत्र को। संविधान की प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को जो न्याय दिए गए और जो स्वतंत्रताएं दी गई, समानताएं दी गई, उनको संकल्पित किया गया, और वह कुछ इस प्रकार है। ऊपर भी मैं आपको बता चुका था कि न्यायों की बात अगर करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो वह 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये 5 हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता की बात करते हैं यानी इक्वलिटी की बात करते हैं तो ये प्रतिष्ठा एवं अवसर की है। प्रस्तावना द्वारा अपने सभी नागरिकों में ऐसी बंधुता यानी फर्टर्निटी बढ़ाने का संकल्प लिया गया है जो व्यक्ति की गरिमा और अखंडता को बनाए रखे। तो आगे देखते हैं कि सुनिश्चित तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली है, और अखंडता शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। साथ ही उद्देशिका के अंतिम भाग में संविधान को अंगीकृत करने तथा अधिनियमित करने की तिथि का वर्णन किया गया है। उसमें कहा गया है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित करके राष्ट्र को समर्पित किया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भी कई बार पूछा गया कि विधि दिवस या संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों एवं आदर्शों को दर्शाया गया है उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। हमारे संविधान निर्माता एक ऐसे कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना चाहते थे जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पर आधारित हो। या ऐसा ही कुछ वाक्य आपको बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी का भी मिलेगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आगे देखते हैं तो इसमें जो बताया गया है वह यह बताया गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसका अभिन्न अंग है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इसमें शासन के उद्देश्यों का उल्लेख भी किया गया। अब कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे जिनको मैं छोड़ चुका हूँ ऊपर। तो पहले तो ये देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है विश्व की प्रमुख लोकतांत्रिक क्रांतियां। तो इंग्लैंड की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, 1688 की क्रांति में गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा गया क्योंकि इसके द्वारा बिना किसी रक्तपात अर्थात कोई खून खराबा नहीं हुआ या युद्ध के इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड से निरंकुश राजतंत्रीय शासन का सदा के लिए अंत हो गया और उसके स्थान पर देश का शासन संसद के हाथ में आ गया। इस महत्वपूर्ण क्रांति से प्रेरणा लेकर फ्रांस, रूस, अमेरिका आदि देशों में भी क्रांतियां हुई। अमेरिकी क्रांति की बात करेंगे तो ये 1776 में हुई थी और उत्तरी अमेरिका के 13 ब्रिटिश उपनिवेशों
कि जनता ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो आक्रोश प्रकट किया उसे अमेरिकी क्रांति या स्वाधीनता का संग्राम कहा गया है। और 4 जुलाई 1776 को स्वाधीनता का घोषणा पत्र जारी किया गया। इसी तरीके से हम देखेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जो कि 1789 अर्थात 1789 में हुई थी। और इसमें जो कहा गया था वह यह कहा गया था कि यह क्रांति राजा के दैवी अधिकारों की व्यापकता एवं निरंकुशता, राज परिवार की बढ़ती विलासिता, फ्रेंच असेंबली स्टेटस जनरल की 1614 से बैठक न होना आदि बातों पर आधारित थी। और इसमें जो बंटवारा हुआ था वो वर्ग बटे हुए थे, समाज बटा हुआ था। तीसरे वर्ग जनसाधारण की निर्धनता, कष्ट, असंतोष, पादरियों एवं कुलीन वर्गों का असंतुष्ट होना, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो आदि विचारकों के उदार विचार इस क्रांति के प्रमुख कारण थे। इस क्रांति में समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व का नारा भी दिया गया था और 22 सितंबर 1792 को गणतंत्र की घोषणा की गई थी। औद्योगिक क्रांति की अगर बात करेंगे तो यह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी तथा बाद में ये यूरोप में फैल गई थी। इस क्रांति से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभाव पड़ा था और ये क्रांति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर पाई थी। तो इस तरीके से ये कुछ क्रांतियां थी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगी कि कौन सी क्रांति कब हुई थी। ये जो फ्रांसीसी क्रांति थी, याद रखना है, 1789 में हुई थी और लुई 16वें इसके सम्राट थे। तो चलिए अब आगे कुछ प्रश्न रह गए हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग जब देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। किसका कथन था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उसी पर खड़ी अट्टालिका है? तो यह सुभाष कश्यप जी का है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? तो सिर्फ एक बार 1976 में हुआ। भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होगा, वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होगा। ये मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के माध्यम से। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन से न्याय निश्चित कराती है? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय जो है वो सुनिश्चित कराती है। आगे देखते हैं, प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता के बारे में बताती है? विचार अभिव्यक्ति अर्थात अपने भावों को प्रकट करना और विश्वास, धर्म एवं उपासना। तो इस तरीके से ये इसमें स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया। किस बाद में पंथ निरपेक्ष को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ के बाद में जो है पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। भारत में संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग। तो इस तरीके से ये पूरी क्लास आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी और आने वाले जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें ये आपकी मदद करेगी। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।